Good morning, 10th class. Today we'll start a next chapter, that is nationalism in India. In this chapter we'll read about national movement जो इंडिया में चली थी for the freedom struggle. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इंडियंस हैं उन्होंने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। और ये जो हमने पीरियड पढ़ना है वो हमने पढ़ना है जब गांधी जी जो हैं वो अफ्रीका से इंडिया में वापस आ गए थे। तो हम सबको पता है कि गांधी जी का जन्म जो है 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन के लिए लंदन चले गए थे, वहाँ पर वो बैरिस्टर की उन्होंने स्टडी की। देन वो अफ्रीका में अपने जो एज अ लॉयर एज अ बैरिस्टर जो है वो वहाँ पर रह कर के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्हें वहाँ पर इंडिया की कंडीशंस के बारे में पता चलता रहता था। और फिर एक समय आया जब उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें भारत में आकर के अपने लोगों के लिए वर्क करना चाहिए। तो जितने भी यूरोप में हमने देखा है कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है। और उसके बाद फिर हमने 9th में ये भी पढ़ा था कि जो रशियन रेवोल्यूशन है वो सब आए, और वो जितने भी वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं यूरोप में वो सभी जो हैं, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे लीडर्स थे या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये इंस्पायर करते रहे हैं। इंडिया जो है बहुत सारे देशों की तरह से इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था, और उस समय इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट है वो दुनिया भर के सभी देशों में स्टार्ट हो चुकी थी। मींस जितनी भी कॉलोनीज़ थी रिच कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट्स स्टार्ट हो चुकी थी फ्रीडम के लिए। तो उस समय क्या था कि जो मास्टर्स होते थे, कॉलोनियल मास्टर्स हुआ करते थे, वो अपनी कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट करते थे, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया करते थे अपने मोटिव के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। तो इस तरह से जो फ्रीडम है वो सभी कंट्रीज़ के लिए वो सेम नहीं था। जो कॉलोनियल मूवमेंट थी वो सेम नहीं थी। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के अंडर जब गांधी जी शामिल हुए तो कांग्रेस ने कई तरह के ग्रुप्स बनाए, लेकिन उनमें आपस में कोई यूनिटी नहीं थी। अब इसमें क्या है कि पुरानी बुक्स में हमने देखा है कि जो ग्रोथ है नेशनलिज्म की इंडिया में वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में जो है वो हमें नज़र आती है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई। अब ये जो चैप्टर है हमारा ये स्टार्ट होता है फर्स्ट अर्ली 20s से। तो गांधी जी जो हैं वो 1919 की बात करें, उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो चल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1913 में स्टार्ट होती है और 1919 तक रहती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि इंडिया में उसके भी असर जो है वो देखने को मिला। इंडिया जो है इट डिडंट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली, लेकिन बीइंग इंडिया की कॉलोनी होने के नाते इंडिया की तरफ से जो फाइट है वो इंडियंस को करना पड़ा था इंग्लैंड की तरफ से। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इस वॉर के कारण जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजेस आई इंडिया की, इससे क्या हुआ कि एक ह्यूज इंक्रीज़, मींस जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, जो पैसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिफेंस पर खर्च करती थी, वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया। तो एक तो न्यू सिचुएशन आई, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ, और उसको बढ़ाने के लिए मतलब जो स्पेंड किया जा रहा था जो वॉर पर, उसको बढ़ाने के लिए पैसे को लोन्स जो हैं वो लिए गए, टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, और नई तरह के टैक्सेस जो हैं वो लोगों पर लगाए गए। चीज़ों की कीमतें जो थी वो 1830 से 1918 तक, 1913 से 1918 तक, ये जो 5 इयर्स का टाइम था, इसमें चीज़ों की कीमतें जो थी वो दोगुनी हो गई थी। लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई थी, और ज़बरदस्ती गांव में जाकर के लोगों को जो आर्मी है उसमें रिक्रूट किया जाता था। लोगों के मन में बहुत गुस्सा भर रहा था। 1920-21 में फसलें जो है वो भी ख़राब हुई, भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वहाँ पर इंडिया में उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे आजकल ये कोरोना चल रहा है ना, आजकल एपिडेमिक चल रहा है, अब तो ये पेंडेमिक है, इट्स नॉट एन एपिडेमिक, इट्स पेंडेमिक। उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है वो यहाँ पर फैली थी, उसे महामारी कहते हैं, और 12 to 13 मिलियन लोग जो हैं वो इन फैमिन्स और जो
एपिडेमिक्स है इसके कारण मारे गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारत में लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस क्या था इंडिया पर। अब आगे आता है हमारा सत्याग्रह। अब गांधी जी जो है 1915 में भारत में आए। 1 ईयर तक पूरे इंडिया का वो दौरा करते रहे, पूरे भारत में वो घूमते रहे। यहाँ पर जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने एक नया तरीका जो है वो इजाद किया। उसे यहाँ पर नहीं, उन्होंने अफ्रीका में भी किया था। तो उन्होंने एक नया तरीका जो है वो इजाद किया, वो था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है, ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन। इट्स ए मास एजिटेशन कहा जाता है। इसमें जो सच है उसकी पावर पर जोर दिया जाता है और सच ढूंढने पर जोर दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपका कारण सही है, आप जिस बात के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो अगर वो बिल्कुल सही है, तो आपको फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अपने ऑप्रेसर से लड़ने के लिए जो आपका दमन कर रहा है। बिना कोई बदले की भावना लिए, बिना गुस्से में आए, शांत रहकर भी आप अपने ये जो युद्ध है, आप बैटल है, आप उसे जीत सकते हैं थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रह में सच पर टिके रहने पर जोर दिया जाता था, अहिंसा पर जोर दिया जाता है और लोगों को जो है, ठीक है, जो ऑप्रेसर है, जो दमनकारी है, जो आपके राइट्स आपसे छीन रहा है, आपको दबा रहा है, उसको भी सच दिखलाया जाता है, उसको परसुएड किया जाता है, मनाया जाता है उसे, और उसको फोर्स नहीं किया जाता कि वो सच माने, ठीक है। उस पर हिंसा नहीं की जाती, हिंसा का बदला हिंसा से नहीं लिया जाता। गांधी जी का मानना था कि ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये ही सभी भारतीयों को यूनाइट कर सकता है। सिर्फ सत्याग्रह ही जो है, यही जो है लोगों को यूनाइट कर सकता है। तो यहाँ से अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है, दैट इज़ व्हाट इज़ सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ से आपने करना होगा। गांधी जी जब भारत में आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर आकर के कई तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई थी। यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स थी, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाई तो 1917 में उन्होंने मूवमेंट चलाई थी चंपारण बिहार में। वहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनके राइट्स के लिए, प्लांटेशन सिस्टम में पीजेंट्स वर्क कर रहे थे तो उनको वहाँ पर सप्रेस किया जाता था, उनके राइट्स उनके छीने जाते थे, उनको कभी घर नहीं जाने दिया जाता था, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता था। इंडेंचर्ड लेबरर्स, बंधुआ बॉन्डेड लेबर की तरह से वो वहाँ पर वर्क करते थे। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया खेड़ा में, गुजरात में, जो पीजेंट्स थे वहाँ के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर गांधी जी ने मतलब वहाँ के जो पीजेंट्स थे खेड़ा में, वहाँ पर उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, प्लेग की बीमारी फैली थी, वहाँ पर महामारी फैल गई थी, एपिडेमिक, जिसके कारण वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। वो रेवेन्यू माफ़ करवाने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया। फिर 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो अगेन यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर सत्याग्रह जो है उसकी एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स आपने सत्याग्रह की देनी है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी प्लेसेस पर हुए थे सत्याग्रह, ये आपने यहाँ पर बताने होंगे। अगेन आता है रॉल्ट एक्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्याग्रह जो है उसके बाद ये जो रॉल्ट एक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे इस लेसन का है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आएगा। देन रॉल्ट एक्ट की बात अगर हम करते हैं तो 1919 में रॉल्ट एक्ट जो है पास किया गया था। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे पास किया था और जो इंडियन मेंबर्स हैं उन्होंने इसका विरोध, बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन फिर भी ये जो एक्ट है वो पास किया गया था। इसके खिलाफ देश भर में जो है वो मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी। एक्ट पास किया गया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। और इसमें पुलिस को पावर दी गई थी कि वो किसी भी इंसान को पकड़ सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं और बिना कोर्ट में जाए पुलिस जो है वो 2 साल के लिए उस इंसान को जेल में रहने की सज़ा दे सकती है। तो ये तो इनह्यूमन एक्ट था, पुलिस के पास ये पावर्स नहीं है। पुलिस का काम है अरेस्ट करना, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसे डिटेंशन में रखना है या नहीं रखना है। अब
ये जो एक्ट था ये एक तरह से लोगों के जो राइट्स हैं वो छीन रहा था उनसे। तो इसलिए गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल जो है वो अनाउंस कर दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दी। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया इन जो काले कानूनों के तहत। इस रॉल्ट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लॉ, मीन्स काले कानून भी इन्हें कहा जाता है हमारी हिस्ट्री में। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो रॉल्ट एक्ट था। व्हाट इज़ रॉल्ट एक्ट? गांधी जी ने ये पास किया, ठीक है। रॉल्ट एक्ट क्या है? उसके बाद ये जो सेकंड पैरा है यहाँ से स्टार्ट होगा कि हाउ पीपल रिएक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो लोगों का रिएक्शन जो है वो हमने करना है। तो क्या हुआ, रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे जैसे रेलवेज़ हैं, टेलीग्राफ है, इन्हें डिस्टर्ब किया गया था। देन जो लोकल लीडर्स थे उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया गया। जैसे अमृतसर में थे डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू, उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर्स थे। वो सत्याग्रह स्टार्ट करने की सोच रहे थे। गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे तो उन्हें दिल्ली में ही अरेस्ट कर लिया गया, दिल्ली एंटर ही नहीं करने दिया गया। 10 अप्रैल को जो पुलिस है उन्होंने जो जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे वहाँ पर उन्होंने गोलियाँ चलाईं और लोगों ने गुस्से में आकर के बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस यहाँ पर आकर के उन्होंने जो हमले हैं वो करने स्टार्ट कर दिए। जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर जो मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया। अब 13 अप्रैल की बात आती है। 13 अप्रैल क्या होता है? हमारा वैसाखी होता है। 13 अप्रैल को पंजाब के लोग जो हैं वो वैसाखी मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, अब फसल जो है अप्रैल में कटती है गेहूं की फसल, तो उसको जब काटने के बाद जो सिख लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स, वो उसमें से पहला हिस्सा जो है वो भगवान के नाम का निकालते हैं। तो गुरुद्वारे लेके जाते हैं, वहाँ पर जा कर के मत्था टेकते हैं और एक मेले की तरह से बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जो वैसाखी का मनाया जाता है। और ये सभी स्टेट्स में होता है, जैसे साउथ इंडिया में ओणम है, पोंगल है, ये सब मनाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल को अब वैसाखी थी तो पूरे पंजाब भर से लोग जो थे वो अमृतसर जाते हैं गुरुद्वारा साहिब में और वहाँ पर मत्था टेकने के लिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पर जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज़ किया गया है। तो मार्शल लॉ में तो जो गैदरिंग्स है वो हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत भीड़ थी लोगों की और वो सभी जो है वो जलियांवाला बाग में बैठे थे वहाँ पर, भीड़ ज़्यादा होने के कारण। अब जलियांवाला बाग जो है ये जो हमारे अमृतसर का गुरुद्वारा है वहाँ से मेन जो एंट्री है, गेट है, उसके थोड़ी सी दूर ही है, वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर वो लोग बैठे थे और बैसाखी का मेला चल रहा था, वहाँ पर लोग मेला देख रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, ठीक है, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आए थे। तो जब शहर के बाहर थे, ठीक है, क्योंकि वो अमृतसर के तो नहीं थे, वो तो दूर से आए थे, तो उन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था कि वहाँ पर इम्पोज़ कर दिया है। जनरल डायर वहाँ पर पहुँचा। उसने वहाँ पर पहुँचते ही जो मेन एंट्री थी उस बाग की, वो छोटा सा गेट है, वहाँ पर जाते ही उसने अपने जो सैनिक थे उनको ऑर्डर किया गोलियां चलाने के लिए। और इस तरह से वो लोगों के मन में डर जो है वो पैदा करना चाहता था, सत्याग्रहियों के मन में, कि वो जो है दोबारा से कभी प्रोटेस्ट करने के बारे में ना सोचें। तो वहाँ पर हज़ारों लोग जो थे वो मारे गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े और जो लोग थे वो सभी वहाँ पर मारे गए। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, हर जगह इसकी जो बुराई है वो की गई, ठीक है। हर जगह हड़ताल हुई, लोगों में और पुलिस में झगड़े जो हैं वो काफ़ी स्थानों पर देखने को मिले। भीड़ ने गुस्से में आकर के सरकारी बिल्डिंग्स पर हमले करने स्टार्ट कर दिए। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी कड़े हाथों लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को आतंक पैदा करने के लिए उन्होंने अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए। सत्याग्रहियों को मजबूर किया जाता था कि वो ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ें और सड़कों पर वो क्रॉल करते हुए जाएं, ताकि वो अपने जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको सैल्यूट करें, ठीक है। लोगों को गाँव से निकाल करके, ठीक है, पाकिस्तान में उनको वहाँ पर बॉम्ब बरसाए जाते थे उनके घरों पर। तो इस तरह की हिंसा जब गांधी जी ने देखी तो उन्होंने फिर ये मूवमेंट जो थी वो
बंद कर दी, जो उन्होंने आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया था रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट। अब जो रॉल्ट सत्याग्रह है, ठीक है, तो रॉल्ट सत्याग्रह जो था ये सिर्फ शहरों तक सीमित था। इट वाज लिमिटेड ओनली टू द सिटीज़, ठीक है। गांधी जी को अब ये लगा कि सत्याग्रह का मतलब तो मूवमेंट तब होगी जब इसमें गांव के सारे लोग शामिल हो गए, और हिंदू और मुसलमानों को साथ लाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत मूवमेंट है वो यहाँ से हमने करनी है। तो उस समय क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें टर्की पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, टर्की को जीत लिया, और वहाँ पर जो खलीफा रहते थे ये मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड होते हैं। खलीफा की पावर्स उनसे छीन ली गई, उन्हें गद्दी से उतार दिया गया, और उसके बाद दुनिया भर के सारे मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिशर से नाराज़ हो गए, ठीक है। उनको ये लगा कि उनके रिलीजियस हेड है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको इंसल्ट किया गया था। तो क्या हुआ कि इंडिया में 2 लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, बॉम्बे में रह रहे थे। गांधी जी ने इनसे मिले और इनसे बात की और इन्हें समझाया कि भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ये तभी जीत सकते हैं जब हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़, जो इंडिया की बिगेस्ट कम्युनिटीज़ थी पॉपुलेशन वाइज, जब वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, जब भारत के लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक होकर के ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे, तभी जाकर के जो फ्रीडम है वो, इंडिपेंडेंस जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो उस समय कलकत्ता का सेशन हुआ 1920 में, और ये डिसाइड किया गया कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा स्वराज की प्राप्ति के लिए। आज हम इतने ही करेंगे। थैंक यू बेटा।